नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर स्थिति में होंगे। तो हम इस सीरीज को कल चालू किए थे जिसमें आपके सामने मैंने कल 11th क्लास की एनसीईआरटी का पहला पार्ट कल लेके आया था और आज मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा। तो आज दूसरे पार्ट में हम जो समझेंगे उसे एलपीजी समस्या, जो अपने देश में 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो लागू किया गया था उसके बारे में समझेंगे। तो इसका हमें पहले एक क्लास शुरू करने से पहले पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जो हमें एलपीजी समस्या या फिर विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। तो इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत अगर देखा जाए तो 1980 के दशक से अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। उस टाइम पे अपने पॉलिटिकल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थे वो स्टेबल नहीं थे, वहाँ उठापटक चल रही थी, जिस कारण से प्रॉपर मतलब कुशल मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा था। और जब और विभिन्न नीतियों को प्रशासन को क्रियान्वयन के लिए चलाने के लिए सार्वजनिक उद्यम आयोग के माध्यम से फंड जुटाती थी। जब आय व्यय से अधिक हो जा रहा था तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वो अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों का भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से भी उधार ली गई विदेशी मुद्रा का उपयोग उपभोग के कार्यों खर्चों में किया गया था, जिस कारण से भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी अंतर्राष्ट्रीय उधारकर्ताओं को ब्याज चुकाने के लिए। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी, जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस समय संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। तो इस तरह से अपने देश में एलपीजी का शुभारंभ होता है और साथ ही साथ एक नए वित्तीय युग का शुभारंभ होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जब पूंजीवादी समस्या का वो किया गया था, शुरुआत किया गया था, तो स्मरणीय बिंदु में अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत में समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुणों को सम्मिलित करते हुए मिश्रित आर्थिक ढांचे को स्वीकार किया गया था, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षम प्रबंधन ने 1980 के दशक तक वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया था। सरकारी नीतियों और प्रशासन के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा टैक्स सरकार के आय के स्रोत थे। भारत ने 1995 भारत सरकार द्वारा कई आर्थिक सुधार भी किए गए थे। ये आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो 90 से 91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। 1991 के दौरान विदेशी कर्ज ऋण भारत के सामने एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था और साथ ही विदेशी से लिए गए पुनर्भुगतान की स्थिति में नहीं था, जिससे विदेशी व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था 1988 से 91 तक। इसके अगर देखा जाए तो 1988 से 91 तक जो इसका अपना टाइम पीरियड था, उसमें ब्याज दरें इतनी अधिक थी कि 1991 तक का घाटा 10,644 करोड़ हो गया था। इस समय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। 1990 से 91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ली थी। अल्पकालीन विदेशी ऋणों भुगतानों के लिए भारत ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा था, जो उस समय पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात थी। अपने भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था, वो भी सिर्फ फंड जुटाने के लिए, क्योंकि अपने पास ज्यादा समय तक के लिए सरकार चलाने के देश चलाने के लिए फंड की कमी थी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने यह मुद्रास्फीति का संकट था, जिससे 12 जो जिसकी दर जो उस टाइम पे हो गई थी 12%, जबकि 2 to 6% आपको कंट्रोल करके रखना होता है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो यह 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि के उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों की खरीदे में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप बाजारों में मौद्रिक घाटे की वृद्धि हुई, साथ ही साथ आयात मूल्य में वृद्धि तथा विदेशी विनिमय दर में कमी हुई। इसलिए भारत के सामने केवल दो ही विकल्प बचे थे। पहले विकल्प में निर्यात में वृद्धि के साथ साथ विदेशी उधार लेकर विदेशी विनिमय में वृद्धि कर भारतीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए, तथा दूसरा जो अपना कारण था उसमें राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करे तथा उद्देश्यवरक संरचनात्मक समायोजन लाया जाए। तो इस तरह भारत के पास ये जो जब सुविधाएं थी तो उसने सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इसका बेहतर प्रबंधन किया और विश्व बैंक से इन्होंने आर्थिक सहायता मांगी।
तो आर्थिक सुधार की जिसमें मुख्य से विशेषताएं ऐसी क्या थी कि आर्थिक सुधार ने था अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए। उस टाइम पे जब एलपीजी लागू हुआ तो सरकार ने औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया, जिससे बाहर के लोग भी अपना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। उद्योग के निजीकरण के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहन भी दिया गया। उदारीकरण के अंग रूप में लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। आयात और निर्यात को उदार बनाने के लिए आयात और निर्यात तथा पर वस्तुओं का आयात शुल्क में कमी की गई, जिससे औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल का निर्यात व अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो गया, जो एक तरह से अच्छा भी था, जिससे देश में नई नई तकनीकों का विकास हुआ, नई चीज़ों का आगमन हुआ और चीज़ें सस्ती भी हुई, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई। डॉलर के मूल्य रूपे घरेलू मुद्रा का मूल्यन किया गया। उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अपना रुपया था वो मजबूत था। वर्तमान समय में तो $1 की कीमत 80 रुपए के तकरीबन है, समथिंग प्रेजेंट टाइम में 80 रुपए है। पर उस टाइम पे अपना रुपया मजबूत था। लेकिन ये जब एलपीजी लागू किया गया तो उस टाइम पे अपने पास घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, डॉलर को मजबूत माना गया। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार, संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया गया। विदेशी ऋण लेना एक तरह से जरूरी भी था, क्योंकि अपने पास ज़्यादा सामान लाने के लिए या फिर विदेशों को पेमेंट करने के लिए अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और सामान मंगाने के लिए अपने पास वित्तीय समस्याएं थी, जिससे हम विदेशों से सामान नहीं मंगा सकते थे, और अनाज का भी स्टॉक बहुत कम बचा था, जिस कारण से हमें विश्व बैंक से बहुत अधिक मात्रा में विदेशी ऋण लेना पड़ा। और राष्ट्र की जो बैंकिंग प्रणाली थी उसमें करना संरचना में सुधार करना था, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली अपनी वही तरीके से चली आ रही थी जो एक देश के अंदर ही पूरा इसका समायोजन किया जाता था। लेकिन जब एलपीजी समस्या लागू की गई तो उसमें विश्व के पूरे जितने बैंकिंग व्यवस्थाएं थी उनके हिसाब से कार्य करना पड़ा तथा उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन किया गया, जिससे क्या हुआ कि जब विदेश की कंपनी भारत में अपना उद्योग स्थापित करे तो उनके लिए कर लोन लेना आसान हो जाए तथा वो अपना स्टेब्लिशमेंट आसानी से कर सके। तो हमको बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार करना पड़ा, उनकी कर संरचना में भी सुधार करना पड़ा। और जो लास्ट है, सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। पहले ऐसा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि ज़्यादातर सरकार के पास सारा नियंत्रण रहता था। लेकिन जब बाजार अर्थव्यवस्था स्थापित की गई तो इसमें क्या किया गया कि प्राइवेट भी संस्थाएं हैं उनको भी थोड़ा सुधार दिया गया, उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया, जिससे वो अपने बाजार के हिसाब से अपना पूरा कार्ययोजन कर सके। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो तीन आपके मेन टॉपिक हैं इस हिसाब से, तो ये इसका ऐसा क्या था कि ये लागू किया गया आपके तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक सुधार को, नए मॉडल को एलपीजी भी कहा जाता था, जो 1991 में इसको लागू किया गया था। इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील और अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। तो उदारीकरण का मेन मतलब क्या था? उदारीकरण क्या है? ऐसा उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी से है। भारत ने 24 जुलाई 1991 में वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे जब ये आर्थिक उदारीकरण चालू किया गया तो विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न उद्योगों और विभिन्न कार्यों में जो लगे सरकार का नियंत्रण था, उस पर जो कठोर नियंत्रण रहता था पहले सरकार, उसको कम किया गया तथा इस पे नियमों में ढील की गई, नियमों में सुधार किया गया, जिससे नियमों को आसान बनाते हुए विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने के लिए भी नियमों को आसान किया गया, जो एक तरह से सही भी था और देश के हित में भी था। और दूसरा जो था निजीकरण, निजीकरण का तात्पर्य ऐसा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में एवं सेवाओं में स्वामित्व एवं प्रबंधन नियंत्रण को निजी क्षेत्र को स्थापित किया गया। मतलब सारे उद्योग, सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में ना होकर कुछ निजी क्षेत्रों में भी दिया जाए, ताकि कंपटीशन बढ़ सके। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, बेहतर सामान का आयात होगा और विभिन्न नई नई चीज़ों का आगमन होगा, जिससे लोगों की समझ की भी विकसित होगी और साथ ही साथ वो नई चीज़ों की जानकारी भी मिलेगी। तो इस तरह से निजीकरण को भी अपने देश में निजी क्षेत्र को मतलब प्रबंधन को और सेवाओं को स्थानित किया गया। और तीसरा जो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से एकीकरण है। जैसे आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, ये
पूरे देश में जितने भी ट्रेड किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं, उन पे उसको नियमन करता है, उनको नियंत्रित करता है, विभिन्न नए नियम लागू करता है, जिससे गरीब देश छोटे देश के साथ बड़े देश आपस में व्यापार कर सके तथा कोई एक दूसरे का शोषण न करे। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य ऐसा था कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाए। कुछ ऐसा न किया जाए कि अपना देश की अर्थव्यवस्था में अलग प्रकार का कार्य किया जा रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, जो वित्तीय क्षेत्र है, उनका अलग है, अपना देश का अलग है। पर वैश्वीकरण में ऐसा किया गया था कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण किया गया, मतलब साथ साथ में जा गया, जिस कारण से देश के संचालन में सहयोगी हुआ और साथ ही साथ देश को एक नई दिशा भी प्रदान की। तो ये आपको एलपीजी का मेन मतलब ऐसा, ये है एलपीजी का मतलब क्या था वो आपके सामने रखे गए। तो और भारत में जो एलपीजी के नीति के कुछ मुख्य बिंदु जो है, मतलब ऐसा क्या था कि एलपीजी को जो लागू किया गया उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, क्या क्या लागू किया गया, ऐसा क्या क्या था, उसके बारे में ये जैसे आपके बारे मतलब टॉपिक के हिसाब से दिया गया है। तो एलपीजी के जो उसने विदेशी तकनीकी समझौता किया गया था, ये विदेशी तकनीकी समझौता ऐसा कि मतलब विदेश से जो भी टेक्निकल चीज़ें हो गई, मशीनरी हो गई, उन पे आप अपने देश में आयात करेंगे, उनको अपने देश में लगाएंगे, साथ ही साथ उद्योगों में उसका उपयोग होगा, जिससे विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक क्षेत्र में जैसे वृद्धि होगी तो जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी, इस तरह एक समझौता किया गया। MRTP एक्ट 9/16 लागू हुआ, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, औद्योगिक लाइसेंस का विनियमन किया गया। औद्योगिक लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए पहले दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, इस दफ्तर से उस दफ्तर, विभिन्न प्रकार के कागज और उन पे लागू करने के लिए हर प्रकार के दफ्तरों से सिग्नेचर भी कराने पड़ते थे, और साथ ही साथ विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के सिग्नेचर के कारण ये बहुत ही कठिन हो गया था। लेकिन एलपीजी नीति के कारण औद्योगिक लाइसेंस का विनियमन किया गया, उनको लाइसेंस जो देना था उसमें आसानी दी गई, नियमों में सुधार किया गया, जो एक तरह से अच्छा भी था। निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ किया गया, मतलब इसमें निजीकरण किया गया और जो सरकार द्वारा स्वामित्व जो संस्थाएं थी उनमें भी निवेश किया गया, मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों में बेची, जिससे उसमें निजी क्षेत्रों का संचालन बढ़ा, जिससे नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, लोगों में काम करने की ऊर्जा, काम करने की भावनाएं भी जागृत हुई, और एक दूसरे से कंपटीशन के कारण विदेश जो व्यापार था वो तेजी से बढ़ा। तो इस तरह निजीकरण और विनिवेश को प्रारंभ किया गया। और समुद्र पारी व्यापार के अवसर, समुद्र पारी व्यापार से अवसर से तात्पर्य यह है कि जैसे पहले ऐसा था कि कुछ ही गिने चुने देशों के साथ हम व्यापार करते थे और अपना देश का संचालन होता था, लेकिन समुद्र पारी व्यापार इसमें एलपीजी के कारण आप समुद्र से उस पार भी जितने भी मूलतः देश थे सबके साथ व्यापार का आरंभ हुआ, और साथ ही साथ व्यापार को बढ़ावा भी मिला। मुद्रास्फीति का नियमन किया गया, नए तरीके से कर स्ट्रक्चर में सुधार किया गया, जिससे करों को जैसे प्रति व्यक्ति क्या व्यक्ति से क्या कर लिया जाएगा, विभिन्न कंपनियों से, औद्योगिक क्षेत्रों से कैसा कर, उस पर सुधार किया गया। वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ किया गया ताकि लोगों को लोन आसानी से मिल सके, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ, और लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति हुई। जैसे आप लाइसेंस ले 90 साल तक आप लाइसेंस लेके अपना काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको बंद किया गया, उस पर नए सुधार किए गए। लाइसेंस और उस पर लाइसेंस जो प्राप्त करने की तरीके थे उनमें सुधार किया गया। लाइसेंस देने के बाद उसका विभिन्न साल दर साल विभिन्न कमेटियों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जो कि एक तरह से देश की वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो 1991 में अपने देश के सामने आर्थिक स्थिति आई वो तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विभिन्न संचालन नियमन की कमी के कारण हुआ, लेकिन उसके कारण जो एलपीजी समस्या आई उसके कारण ही आज आप वर्तमान में समय में देख सकते हैं कि देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जो एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक जो माननीय प्रधानमंत्री की विदेशी नीति है उसके कारण विभिन्न देश आज भारत से व्यापार करने के लिए आगे आ रहे हैं, और साथ ही साथ भारत देश की सहायता के लिए, भारत देश से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे अपना कोविड के टाइम में भारत ने विभिन्न देशों के, अफ्रीकन देशों की, एशियन देशों की मदद की, और कोविड दवाई और सैनिटाइजर जितना हो सकता था उसने भेजा था। तो इस तरह भारत प्रेजेंट टाइम में एलपीजी अगर देखा जाए तो एलपीजी के कारण ही भारत आज विश्व में आज राज करने की स्थिति में है, एक अग्रणी देश बन रहा है जो राज कर सकता है। राज करने से इन द सेंस का मतलब कि वो विभिन्न देशों को साथ लेके चलना चाहता है, और साथ ही साथ वहाँ स्वतंत्रता, समानता और वैचारिक रूप से समृद्धि लाना चाहता है। तो यह एक अच्छी नीति है, एलपीजी के कारण भारत आज आगे है। तो एलपीजी का जो
इतना कुछ हुआ उसका मूल्यांकन अगर देखा जाए तो उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी ही है और इनके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर उपलब्ध कराती है, जिससे उनसे बेहतर तकनीक और उत्पादन की क्षमता में वृद्धि के साथ नए बाजार खुलते हैं, जबकि दूसरे समूह का मानना है कि ये संरक्षण नहीं दे सकती। इस तरह से ऐसा है कि कुछ सही भी है, कुछ सही भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने पास फायदा ही है। तो इस तरह हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल। अगर आपको सही लगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।